चोर की आत्मा चोरी करने के लिए भटक रही है, तो चलिए शुरू करते हैं शानदार मूवी बकासुरा रेस्टोरेंट को। कहानी की शुरुआत एक साधु बाबा से होती है जो गहरी समाधि में लीन थे। फिर जब वे ध्यान से बाहर आते हैं तो अपने शिष्य योगी वली को बताते हैं कि उन्हें स्वयं भगवान शिव से आह्वान मिला है और बाबा अपना देह त्याग करने जा रहे हैं। मगर जाने से पहले वे काशीवली को कोई वरदान देना चाहते थे, क्योंकि काशीवली ने उनकी बहुत सेवा की थी। अब वे काशीवली से कोई वरदान मांगने के लिए कहते हैं। काशीवली तंत्र मंत्र का संपूर्ण ज्ञान मांग लेता है। बाबा अपनी शक्ति से एक ग्रंथ प्रकट करके देते हैं और वे कहते हैं कि ये स्वयं भगवान शिव की तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। उसमें तंत्र मंत्र का सारा ज्ञान था। साथ ही बाबा काशीवली को ये चेतावनी देते हैं कि अगर इस ग्रंथ का उपयोग गलत तरीके से किया गया या गलत कामों में किया गया तो ये किसी का भी सर्वनाश कर देगा। काशीवली तो यहाँ पर शैतान किस्म का आदमी था। वो बाबा की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। काशीवली उस ग्रंथ का उपयोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करने लगा। समय बीतता गया और वो एक बड़ी सी हवेली में रहने लगा। साथ ही वो खतरनाक तांत्रिक विद्याएं करने लगा। फिर एक बार उसके साथ एक खतरनाक हादसा हुआ जिसमें काशीवली की मौत हो गई, क्योंकि उसने तंत्र मंत्रों का गलत उपयोग किया था। इसके बाद कहानी परमेश नाम के आदमी पर शिफ्ट होती है। परमेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। आज ने भूतिया चैनल बनाया था और वे उसी शो की शूटिंग के लिए पल्ली और उसके दोस्तों के साथ उस भूतिया जगह पर जाता है। परमेश शेष दर्शकों को बता रहा होता है कि इस बंगले में एक लड़की की आत्मा रहती है। वो रात में आती है और लोगों को बहुत डराती है। तो रात के समय तो यहाँ आसपास कोई भटकता ही नहीं। इसके बाद ये उस भूतिया बंगले के और अंदर जाते हैं, जहाँ का सीन काफी डरावना था। यहाँ पर परमेश अपने दर्शकों को उस लड़की की दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। उस टाइम पर लड़की के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसके घर में एक ट्रक ड्राइवर घुस जाता है और उसके साथ गलत करता है। इसके बाद उस ट्रक ड्राइवर ने उस लड़की को जान से मार डाला। वो आगे बताता है कि लड़की की आत्मा आज भी इसी घर में घूमती है और इस घर में आने वाले हर मर्द को वो ट्रक ड्राइवर समझकर उनके ऊपर हमला कर देती है। साथ ही परमेश्वर दीवार पर लगी उस लड़की की फोटो भी दिखाता है। तभी वहाँ पर एक पुराना सा पंखा नीचे गिरता है और उनके पीछे से एक साया निकलता है। अब परमेश यहाँ बिना डरे उस आत्मा से बातें करने के लिए जाता है। वो उस आत्मा से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो डरावनी चुड़ैल सामने आती है और हाँ कहकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ परमेश और उसके कैमरामैन का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। यहीं दरवाजे जोरों से हिलने लगते हैं। वहीं पल्ली को फील होता है जैसे किसी चुड़ैल ने उसका पैर पकड़ लिया हो और उन्हें जोर से चीखने की आवाज आती है। अब पल्ली और परमेश वहाँ से जोरों से भाग निकलते हैं और वे बंगले के बाहर आकर दर्शकों को बताते हैं कि ये जगह कितनी खतरनाक है। हम अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आए हैं। इसके बाद जब पल्ली कैमरा घुमाकर दर्शकों को लोकेशन दिखाने लगता है तो कैमरे में कुछ लोग नजर आते हैं। असल में ये पल्ली के ही दोस्त होते हैं जो शूटिंग के दौरान ही शराब पी रहे होते हैं। इससे इनका सारा फ्रॉड वीडियो कैमरे पर लाइव हो गया था, क्योंकि वीडियो लाइव चल रही थी। अब लोग समझ जाते हैं कि ये लोग लोगों को नकली भूत दिखाकर उन्हें पागल बना रहे हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर परमेश और उसके दोस्तों के बारे में बताया जाता है। परमेश के 5 दोस्त थे। परमेश, पल्ली, साई, भार्गव और बामन। परमेश अकेला था। परमेश ही अकेला नौकरी करता था, मगर परमेश इस नौकरी से बिल्कुल खुश नहीं था। वो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, जिसके लिए कम से कम उसे 50 लाख रुपए की जरूरत थी। वहीं परमेश कर्जा लेने से भी डरता था। परमेश के दोस्तों ने ही उसे यूट्यूब चैनल शुरू करने का आइडिया दिया था, मगर उनका पहला ही एपिसोड स्पॉइल हो गया। इसके बाद परमेश को फिर से एक और आइडिया आता है। वो इस बार असली भूतिया जगह पर वीडियो बनाने का फैसला करता है। इसके बाद साईं गूगल पर सबसे हॉन्टेड एरिया के बारे में सर्च करता है और गूगल पर ये नाम आता है कि काशीवली की हवेली सबसे ज्यादा खतरनाक है और ये वही जगह होती है जहां हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि काशीवली तंत्र विद्याएं करता था। मगर अब कोई वहां आता जाता नहीं है। अब परमेश डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी अगली वीडियो वहीं शूट करेंगे ताकि वे अपनी खोई हुई वैल्यू वापस पा सके। इसके बाद ये लोग जल्दी से उस वीरान सी हवेली में पहुंच जाते हैं। अब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हवेली काफी डरावनी थी। वहाँ चारों तरफ इंसानों की खोपड़ियाँ और जानवरों के मृत शरीर पड़े हुए थे। साथ ही वहाँ पर कई तरह के तांत्रिक सिंबल भी बने हुए थे। अब यहाँ परमेश का कैमरामैन पल्ली वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। परमेश दर्शकों से माफी मांगता है कि पहले उसने जो फ्रॉड किया वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि ये रियल घटना पर आए हुए हैं, और बताता है कि ये काशीवली नाम के तांत्रिक की हवेली है। इस हवेली में घूमते हुए इन्हें एक किताब मिलती है। ये वही ग्रंथ होता है जिससे काशीवली तंत्र विद्याएं किया करता था।
अब ये लोग अपने साथ उस ग्रंथ को घर ले आते हैं। अब पल्ली उस वीडियो को एडिट करके अपलोड कर देता है। अब शाम को परमेश उसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ तो लोग उन्हें वीडियो में गालियाँ दे रहे होते हैं। उनका कहना था कि ये वीडियो भी नकली ही होगी। इस नेगेटिविटी की वजह से परमेश अंदर से टूट जाता है और अब वो यूट्यूबर बनने का फैसला छोड़ देता है। अब साईं कहता है कि रेस्टोरेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, मगर यहाँ किसी को कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। तभी वो ग्रंथ अचानक से नीचे गिर जाता है और ये लोग उसे उठाकर खोलते हैं। इसके बाद उसमें लिखा हुआ रिचुअल जिसमें लिखा हुआ था कि चरने कोई गाय चर रही होती है और उस गाय को देखकर बिल्ली की आंखों से आंसू आने लगे, तो उन आंसुओं को अपनी आंखों में लगाने से देवी प्रकट होती है और उनसे जो कुछ भी मांगा जाएगा इंसान की इच्छा जरूर पूरी होगी। परमेश को इस पर यकीन तो नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों के कहने पर वो ये भी ट्राई करने को मान जाता है, क्योंकि अगर उनका वरदान सही हुआ तो वे देवी माँ से रेस्टोरेंट के लिए 50 लाख रुपए मांग लेंगे। इसके बाद ये लोग एक बिल्ली को लेकर गाय के सामने जाते हैं और वो गाय उनके सामने आती है। अब जैसे ही गाय उनके सामने आती है, ये लोग बिल्ली को गाय के सामने कर देते हैं, लेकिन बिल्ली की आंखों से कोई आंसू नहीं आते। ये देखकर ये सोचने लगते हैं कि रिचुअल काम क्यों नहीं कर रहा। तभी वहाँ बैठे एक चट्टान पर हंसने लगते हैं। वो इनसे कहता है कि तुम लोग तांत्रिक विद्या सीखने की कोशिश कर रहे हो क्या। परमेश इस पर मना कर देता है। बाबा कहते हैं कि मैं इस शमशान में रहता हूँ और इन विद्याओं के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। परमेश कहता है कि हमें एक बुक मिली थी, हमने उसमें जो लिखा है वही सब कुछ ट्राई किया था, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बन पाया। इस पर बाबा कहते हैं कि ये किसी साधारण बिल्ली से नहीं होने वाला, बल्कि इस रिचुअल के लिए एक दिव्य बिल्ली चाहिए जो कि जंगल में रहती है और वो बिल्ली इतनी आसानी से किसी को नजर नहीं आती। अब ये निराश होली को कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलती। अब ये घर लौट आते हैं। आत्मा का वशीकरण होता है। इस रिचुअल में अमावस्या की रात को किसी कब्र के ऊपर बैठना होगा और अपने हाथ में एक नींबू लेकर किताब में लिखे हुए मंत्र को 108 बार पढ़ना होगा। इससे कब्र की आत्मा कब्र से निकलकर नींबू के अंदर समा जाएगी और फिर उस आत्मा से जो मांगोगे वो वही करेगा। अब परमेश्वर को ये आइडिया बिल्कुल सही लगता है। सोचते हैं कि हम आत्मा से हेल्प लेकर एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे और अब ये लोग अमावस्या के लिए तैयार हो जाते हैं। अमावस्या आने में 1 हफ्ता बाकी था। अब बामन मंत्रों की प्रैक्टिस ताकि उन्हें सही समय पर दिक्कत ना आए। मगर जिस दिन इन्हें ये रिचुअल करने जाना था, उनके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अपने घर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर ये बाकी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब ये रिचुअल कौन करेगा। अब भार्गव यहाँ हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि मैं इस मंत्र को पढ़ूंगा और मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हालांकि भार्गव बहुत ज्यादा डरपोक था। इसके बाद ये लोग पास ही के गांव में एक कब्रिस्तान में जाते हैं और ये एक कब्र पर बैठकर अपने हाथ में नींबू लेकर मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। उसके बाकी दोस्त दारू पी रहे होते हैं। साथ ही परमेश टेंशन में घूम रहा होता है। मंत्र पढ़ते टाइम भार्गव का मन अशांत हो रहा था, क्योंकि उसके दोस्त शराब पी रहे थे। उसका मन भी शराब पीने का कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभालता है और रिचुअल पूरा करता है। मगर सुबह होते ही एक गांव वाला उन्हें ये रिचुअल करते हुए देख लेता है और वो सोचता है कि ये लोग गांव पर जादू तंत्र मंत्र कर रहे हैं और वो गांव वालों को बुलाकर इन लोगों को बुरी तरह पिटवा देता है। अब ये लोग जैसे तैसे गांव वालों से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलते हैं। अब इस घटना के बाद परमेश्वर पूरी तरह से हार मान चुका था और अब वो रेस्टोरेंट का सपना छोड़ देता है और वापस अपनी नौकरी पर जाने लगता है। ऑफिस में एक लड़की वर्षा उसे पसंद भी करती थी। परमेश भी उस लड़की से शादी करना चाहता था, मगर परमेश इस वजह से आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उसे अपना करियर बनाना था। अब जब परमेश वापस घर लौटता है तो देखता है कि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है, पूरी किचन फैली हुई है। लेकिन जब परमेश अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है तो वे भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्हें लगता है कि शायद कोई चोर घर में घुस आया होगा, मगर ये क्या था, घर का कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था, मगर किचन से खाना गायब था। ये लोग सोचते हैं कि कोई बेचारा गरीब चोर आया होगा जो खाना खाकर चला गया। इसके बाद शाम को ये लोग चाय पीने बाहर जाते हैं तो यहाँ भार्गव को बिरयानी खानी थी। इस वजह से परमेश इन सब के लिए बिरयानी ऑर्डर कर देता है। लेकिन जब ये लोग फिर से घर लौटते हैं तो वे देखते हैं कि सामान फिर से बिखरा पड़ा हुआ है, साथ ही उनके चावल का भगोना भी खाली पड़ा हुआ है। परमेश कहता है कि आखिर ये कौन सा राक्षस आ गया है जो खाना खाकर यहाँ से तुरंत भाग जाता है। तभी वो ग्रंथ वाली बुक टेबल पर आकर गिरती है और अपने आप ही एक रिचुअल वाला पेज खुल जाता है। अब ये देखकर ये लोग तुरंत ही समझ जाते हैं कि उनका किया गया रिचुअल काम कर गया और वे सोचने लगते हैं कि जरूर उनके घर पर कोई भूत आ गया है। तभी उनकी घड़ी अचानक से रुक जाती है और लाइट फ्लिकर करने लगती है और वे देखते हैं कि दारू की बोतल टूटी हुई पड़ी है।
तभी पायल की छन छन की आवाज आने लगती है और वो दरवाजे की तरफ आ रही थी। तभी इन लोगों को परछाई नजर आती है। ये लोग परछाई से डरकर भाग जाते हैं और एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं। यहाँ भार्गव सबसे ज्यादा डर रहा था क्योंकि मंत्र तो उसी ने पढ़े थे। अब यहाँ डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोल पाता। अब भार्गव एक बात कहता है कि शायद उसी किताब में भूत को भगाने का मंत्र भी लिखा होगा, लेकिन वो बुक तो बाहर पड़ी हुई थी। अब ये लोग सोचते हैं कि हम कल सुबह ये सब कुछ देखेंगे। अब ये चारों दोस्त उसी कमरे में अपनी पूरी रात निकालते हैं। अब ये सुबह उठकर जब देखते हैं तो इन्हें पता चलता है भूत ने इनकी रात की बिरयानी भी खत्म कर दी होती है और बस हड्डियां ही पड़ी हुई थी। परमेश कहता है कि अच्छा हुआ हम बिरयानी लेकर आए थे, वरना वो भूत तो हमें ही खा जाता। अब ये लोग उस ग्रंथ में भूत भगाने वाला मंत्र ढूंढने लगते हैं। उस बुक में भूत बुलाने का उपाय लिखा था, भूत भगाने का नहीं। अब परमेश कहता है कि हमें किसी बड़े बूढ़े से सलाह लेनी होगी। इसके बाद भार्गव अपने दादा को कॉल करता है। वहीं परमेश एक पंडित जी को कॉल लगाता है। वे दोनों एक ही उपाय बताते हैं कि नारियल, तिल और कुमकुम को एक लाल कपड़े में बांधकर दरवाजे पर लटका दो। इससे कोई बुरी आत्मा अंदर नहीं आ पाएगी। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं, मगर उनका ये उपाय तो काम ही नहीं करता। अगली रात फिर से घड़ी रुक जाती है और लाइट फ्लिकर करने लगती है। वापस से उन्हें पायल की आवाज आती है और ये डर के मारे फिर से उसी कमरे में छुप जाते हैं। अब अगले दिन बामन घर लौट आता है तो उसे पता चलता है कि ये सभी लोग भूत भगाने का काम कर रहे हैं और इन लोगों ने तो मालाएं भी पहनी हुई है। यहाँ परमेश उसे पूरी कहानी सुनाता है। अब रात को फिर से घड़ी रुक जाती है और लाइट फिर से फ्लिकर करने लगती है और वापस से पायल की छन छन की आवाज आती है और अब ये चारों वामन को भी अंदर ले जाने लगते हैं, लेकिन वामन तो बिना डरे दरवाजा खोल देता है। अब वामन के दोस्त सोचते हैं कि वामन आज मर जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता। वामन तो बाहर से एक लड़की को अंदर लेकर आता है और वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड मोनिका है। और यहीं पर ये राज खुलता है कि परसों रात को मोनिका ही वामन से मिलने आई थी। वामन के यहाँ ना होने पर सामान बिखरा हुआ देखकर वो यहाँ से चली गई। कल रात भी इनके घर पे मोनिका ही आई थी, मतलब कि ये लोग बिना बात के ही डर रहे थे। अब अगले दिन शाम को जब परमेश ऑफिस से लौटता है तो सभी लोग उदास चेहरा लेकर खड़े थे। अब परमेश अंदर जाकर देखता है तो वापस से उनका खाना गायब था। अब ये देखकर तो परमेश का दिमाग ही घूम जाता है। वो कहता है कि अगर ये भूत नहीं तो कौन कर रहा है। वो अगले ही पल घर में सीसीटीवी कैमरास लगवा देता है। अब रात को ये बाहर से सब कुछ देखने लगते हैं। अब वो कैमरे में देखते हैं कि रात में एक अलमारी खुलती है और वही टोटके वाला नींबू उछल कर आता है। तभी वामन भूत के वश में हो जाता है और वो किसी राक्षस की तरह जमीन पर बैठकर खाना खाने लगता है और खाना खाने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि भूत बाहर से नहीं बल्कि उनके घर के अंदर ही है और वो भूत नींबू के अंदर रहता है। फिर हमें पता चलता है कि वामन जब मंत्रों की प्रैक्टिस कर रहा होता है उस टाइम उसने भी अपने हाथ में नींबू ले रखा था और पता चलता है कि जिस जगह वो बैठा हुआ था उस जमीन के नीचे लाश दबी हुई थी, उस के अंदर समा जाती है और वामन उस नींबू को अलमारी में पटक कर चला गया था और रोज रात में वही नींबू अलमारी से निकलता था और आत्मा किसी को वश में करके सारा खाना खा जाती थी और खाना खाने के बाद वो आत्मा वापस नींबू में समा जाती थी। अब ये लोग कि हम इस नींबू को बाहर फेंक देंगे। इसके बाद परमेश उस नींबू को बाहर फेंक देता है और ये लोग खुश होते हैं कि आखिरकार उनका मुसीबत से पीछा छूट ही गया। अब ये लोग रात को करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो नींबू तो वापस आ जाता है। अब उस नींबू को देखकर इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब साईं उस नींबू को उठाकर जोर से फेंक देता है और ये लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। उसी दौरान यहाँ एक आदमी की अर्थी को ले जाया जा रहा था और वो नींबू उसी अर्थी पर जाकर गिर जाता है और उस नींबू के अंदर का भूत उस मरे हुए आदमी को पजेस कर लेता है और वो मरा हुआ आदमी उठकर बैठ जाता है। ये देखकर लोग अर्थी छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन बेटा ये सब कुछ देखकर बहुत खुश था और वो प्रॉपर्टी के कागज लेने के लिए घर की तरफ दौड़ता है क्योंकि उसके पापा उसे प्रॉपर्टी नहीं दी थी। अब ये मरा हुआ आदमी उठकर परमेश के घर की तरफ जाने लगता है। कोई परमेश का दरवाजा खटखटाता है और परमेश दरवाजा खोलता है तो बाहर वही मरा हुआ आदमी खड़ा था। अब वो मरा हुआ आदमी उनका सारा खाना खाकर वहाँ से चला जाता है और वो वापस अर्थी पर जाकर लेट जाता है। जब तक उस मुर्दे का बेटा कागज लेकर आता है तब तक मुर्दा वापस लेट चुका था। अब उसकी आत्मा वापस उस शरीर को छोड़कर नींबू में समा जाती है। अब वो नींबू वापस लुढ़क कर परमेश के घर में आ जाता है। ये सब कुछ देखकर तो इन लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। अब ये लोग शमशान वाले बाबा के पास आते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। तब बाबा इन्हें चावल से बंधी हुई एक काली पोटली देते हैं
और कहते हैं कि इस चावल से नींबू के चारों तरफ गोल घेरा बना देना, इससे आत्मा बंध जाएगी और वो किसी को भी और नहीं कर पाएगी। अब परमेश ऐसा ही करता है, उस नींबू के चारों तरफ गोल घेरा बना देता है। अब टेस्ट करने के लिए वो नींबू के सामने एक चिकन रखता है। नींबू उछलता तो है लेकिन वो घेरे से बाहर नहीं आ पा रहा था। ये देखकर तो अब ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन वामन के चाचा अपने बेटे अंजी को इनके घर लेकर आते हैं। अंजी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। चाचा बताते हैं कि अंजी अकेलेपन की वजह से बीमार हो रहा है। डॉक्टरों ने 50 दिन की काउंसलिंग बताई है। चाचा तो गांव में रहते हैं, इसी वजह से वे अंजी को 50 दिन के लिए इनके यहाँ छोड़ने आए थे ताकि अंजी तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये लोग चाचा की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और अंजी को अपने साथ रख लेते हैं। अब ये लोग चाचा को छोड़ने जाते हैं। उस टाइम अंजी घर में अकेला बैठा हुआ था। बैठे हुए अंजी की नजर उसी नींबू पर जाती है जिसको घेरा बनाकर रखा हुआ था। अंजी उठता है और उस नींबू को काटकर उसका नींबू पानी बनाकर पी जाता है, जिससे भूत की पूरी आत्मा उसके अंदर समा जाती है और अब अंजी फजेज हो चुका है। अब ये पांच देखते हैं कि अंजी तो पूरा खाना खाकर बेहोश पड़ा हुआ है और उसने तो उस नींबू का नींबू पानी बनाकर पी लिया। यानी कि पहले तो नींबू से निकल वो आत्मा लोगों में प्रवेश करती थी, लेकिन अब तो वो पूरी की पूरी अंजी के अंदर ही समा गई। ये सोचकर तो इनकी हालत ही खराब हो जाती है। अब परमेश को एक आइडिया आता है कि ये खाना खाने वाला भूत है और जब खाना बनता है तभी ये भूत आता है। परमेश सबसे कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम 10 दिनों तक घर पर खाना नहीं बनाएंगे, हम खाना बाहर होटल में ही खाएंगे, फिर देखते हैं कि ये भूत क्या करेगा। और जब भूत को खाना नहीं मिलेगा तो वो तंग आकर खुद ही यहाँ से चला जाएगा। अब ये लोग अगले ही दिन से बाहर खाना खाने लगते हैं। अगले ही सुबह ये लोग देखते हैं कि उनके घर के बाहर पुलिस आई हुई थी, क्योंकि उनके पड़ोसियों ने खाना चोरी होने की शिकायत दर्ज की थी। अब ये लोग समझ चुके थे कि ये उसी भूत ने कांड किया है, यानी कि उसे खाना ना मिलने पर वो दूसरे के घरों में चोरी करके खाना खा रहा है। अगर ये राज मकान मालिक को पता चल गया तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देगा और पड़ोसी लोग भी उनकी हालत खराब कर देंगे। अब उन्हें फिर से मजबूरी में अंजी को खाना खिलाना पड़ता है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा राक्षस था, उसे खाना इतना खिलाते हैं कि उनकी हालत खराब हो जाती है। अब एक रात ये लोग अंजी को खाना खिलाकर शांति से शराब पी रहे होते हैं, तभी अंजी उनका चखना भी खा जाता है। इस पर साईं को जोर का गुस्सा आ जाता है और वो शराब की पूरी बोतल पीकर अंजी पर भड़क जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रहे हो। अब ये अंजी के अंदर वाला भूत बोलता है कि मेरा नाम बकासुर है। इससे कहानी पास्ट में जाती है। बकासुर अपने गांव में खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। वो अकेला ही 20 से 25 लोगों का खाना खा जाता था। इसी वजह से उस बकासुर का पिता नहीं था, वो अपनी दादी के साथ रहता था। दादी भी बकासुर को खाना खिला खिलाकर परेशान हो चुकी थी। यहाँ तक कि बकासुर को खाना खिलाने के चक्कर में दादी कई रातों भूखी रह जाती थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब बकासुर खाना खा रहा होता है तो अचानक से दादी बैठे बैठे ही बेहोश हो जाती है और वो मर जाती है। उस दिन से तो बकासुर की और उसे समझने वाली सिर्फ उसकी दादी ही थी। दादी के मरने के बाद वो गांव वालों से खाना मांगने जाता है, लेकिन गांव वाले उसे भगाने लगते हैं। लेकिन खाना ना मिलने पर बकासुर अपनी दादी की समाधि पर जाकर रोने लगता है। साथ ही वो भगवान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि भगवान तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे खाने की बीमारी क्यों लगा दी। तभी बकासुर देखता है कि एक कुत्ता समाधि पर पड़ा हुआ खाना खा रहा है। तभी बकासुर भी एक और समाधि पर खाना चढ़ा हुआ था, उसका खाना खाने लगता है। इसके बाद बकासुर ऐसे ही अपने दिन काटने लगता है। एक दिन गांव के जमींदार की मौत होती है और जमींदार का बेटा गांव का रिचुअल वाला खाना वहां भोजन छोड़कर चला जाता है। बकासुर तो छुपकर इसी चीज का इंतजार कर रहा था। फिर उनके जाते ही वो सारा खाना खाने लगता है। अब जमींदार का बेटा बकासुर को वहाँ खाना खाते हुए देख लेता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो जोर से पत्थर उठाकर और पर दे मारता है। सिर पर पत्थर लगने की वजह से बकासुर की वहीं मौत हो जाती है। अब जमींदार का बेटा अपने लोगों से कहता है कि ये तो एक अनाथ है, इसका कोई नहीं है, इसकी लाश को यहीं कहीं दफना दो और इस बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इस वजह से बकासुर की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और ये वही जगह होती है जहाँ पर बामन नींबू लेकर मंत्र उच्चारण कर रहा था। वहीं पर बकासुर की आत्मा दबी हुई थी और उसी वजह से बकासुर की आत्मा नींबू में समा जाती है। अब साईं बकासुर से कहता है कि अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो कहो, हम उसे पूरी कर देंगे, लेकिन हम तुम्हें रोज रोज इस तरह से खाना नहीं खिला सकते। लेकिन बकासुर तो कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा रोज रोज खाना खाने की है। तभी परमेश कहता है कि हम तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। अब ये लोग कहते हैं कि बकासुर, हम तुम्हारे मारने वाले जमींदार के बेटे से हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन इसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा।
लेकिन अब इन्हें पता चलता है कि बकासुर को मरे तो 200 साल हो चुके हैं। यानी कि अब उसका बदला लेने अब इन लोगों को एक आइडिया बकासुर को फूड कंपटीशन में ले जाते हैं ताकि वहां बकासुर को फ्री में खाना मिल जाए। और बदले में ये लोग तो प्राइस मनी जीतते जाते हैं, एक के बाद एक कई सारे कंपटीशन जीतते हैं, क्योंकि बकासुर हर जगह इतना खाता था कि वो जीतता ही जाता है। कुछ ही दिनों में इनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। जहां परमेश अपना रेस्टोरेंट खोलने के सपने को लेकर बहुत खुश था और वो कुछ पैसे एडवांस देकर रेस्टोरेंट खोल लेता है। और अब कुछ ही दिनों में फिर एक दिन अचानक से आते हैं, क्योंकि बाबा को पता चल चुका था कि ये लोग अपने फायदे के लिए इस आत्मा का यूज कर रहे हैं, जिससे उस आत्मा की मुक्ति नहीं हो पा रही। बाबा इन्हें समझाते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि ये शरीर भी किसी और आदमी का है और ये आत्मा उसके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। परमेश कहते हैं कि हमारी ऐसी कोई गलत मंशा नहीं थी बाबा, लेकिन हम क्या करें, उसकी खाने की इच्छा को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हमें यही उपाय सूझा। अब ये लोग बाबा से बकासुर पूछते हैं। ये सुनकर तो साईं तुरंत परमेश को साइड में खींच ले जाता है। कहता है कि भाई रुक जा, अभी रेस्टोरेंट के लिए पूरे पैसे इकट्ठे हो जाने दे, इसके बाद हम उसे भेज देंगे। तभी उनके पास अंजी के पिताजी का कॉल आ जाता है। वे वामन से कहते हैं कि मेरा बेटा अंजी कैसा है। इस पर वामन कहता है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है और काउंसलिंग भी बढ़िया चल रही है, आप फिक्र मत कीजिए। अंजी के पिता भी कहते हैं कि मैं भी काम से फ्री हो गया हूँ और अगले ही हफ्ते में अपने बेटे को लेने आ जाऊंगा। अब ये सुनकर तो ये लोग भी सोचते हैं कि बाबा सही बोल रहे हैं, हमें बकासुर को यहाँ से जल्दी भेजने का उपाय सोचना चाहिए। अब ये लोग जाकर बाबा से इसका उपाय पूछते हैं। अब बाबा उन्हें एक तावीज देते हुए कहते हैं कि इसे अंजी के हाथों पर बांध देना और इसे फकीर बाबा ही खोलेंगे और वही इसके आगे का उपाय तुम्हें बताएंगे। साथ ही बाबा इन्हें चेतावनी भी देते हैं कि अभी तो तुमने इस आत्मा का अच्छा ही रूप देखा है, अगर इस आत्मा को ये पता चला कि तुम इसे यहाँ से भेजने वाले हो तो ये आत्मा कुछ भी कर सकती है, तुम इससे संभल कर रहना। इसके बाद ये लोग अंजी के हाथों पर तावीज बांध देते हैं। इसके बाद वे फूड कंपटीशन में वापस जाते हैं और जब इनके पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वे बकासुर को लेकर इसका तावीज खुलवाने मौलवी के पास जाते हैं और बकासुर के बारे में दरगाह के लोगों को बताते हैं। अब यहाँ के लोग मोटी सी रस्सी लेकर बकासुर को बांधने के लिए रेडी थे, मगर बकासुर तो शांति से अंदर चला जाता है। ये देखकर तो मौलवी लोग कहते हैं कि हमने इतनी शांति से पहली बार किसी आत्मा को अंदर जाते हुए देखा है। परमेश मौलवियों से कहता है कि इसके पीछे जाकर देखो कि ये अंदर क्या कर रहा है। अब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि बकासुर ने तो पूरा किचन साफ कर दिया था। अब दरगाह के लोग कहते हैं कि 40 लोगों का खाना ये अकेला राक्षस कैसे खा गया। परमेश पूछता है कि फकीर बाबा कब तक आएंगे। एक आदमी बताता है कि फकीर बाबा अभी किसी जरूरी काम से दूसरे गांव गए हुए हैं और आज रात तुम्हें यहीं रहना होगा। साथ ही दरगाह के लोग इन लोगों को चेतावनी देते हैं कि तुम उस दरवाजे को मत खोलना, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे भूत बंद हैं। अब रात के समय एक छेद में से एक लड़की उन्हें लुभा रही थी। पल्ली कहता है कि उधर देखना मना है, उधर भूत रहते हैं, लेकिन पल्ली का दोस्त नहीं मानता। वो सोचता है शायद कोई लड़की बंद हो गई होगी गलती से और वो जाकर दरवाजा खोल देता है। इससे तो सारे ही भूत आजाद हो चुके थे। अब देखकर तो अब ये लोग बकासुर के पास दौड़ लगा देते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं, मगर इतने सारे भूतों को देखकर तो बकासुर खुद डर जाता है और वो भूत कहता है कि मुझे तो सिर्फ खाना खाना आता है, लड़ाई करना नहीं आता। और वे सारे भूत इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और ये पूरी रात छुपते फिरते रहते हैं और फिर अगले दिन सुबह जब बाबा आते हैं तो सब कुछ संभाल लेते हैं। फकीर बाबा अंजी के हाथों से तावीज खोलकर उसे यहाँ से भेजने का उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि बकासुर की दादी के यहाँ से जाने के बाद उसे किसी ने खाना नहीं दिया और वो अनाथ ही मर गया, उसका पिंडदान भी नहीं हुआ। इसी वजह से उसकी आत्मा भटक रही है। मरने के बाद तुम ही लोगों ने उसे खाना दिया, इसलिए तुम ही उसकी फैमिली बन गए हो और अब तुम्हें ही इसकी अंतिम क्रिया करनी होगी। इसी से बकासुर की आत्मा को शांति मिलेगी। अब फकीर बाबा उन्हें एक ब्राह्मण के बारे में बताते हैं जो उनकी हेल्प करेगा। अब ये लोग बकासुर को उस ब्राह्मण के पास ले जाते हैं और उसका पूजा पाठ करवाते हैं, जिससे बकासुर को मुक्ति मिल जाती है। और जाते जाते बकासुर भावुक हो जाता है और कहता है कि मैं हमेशा याद रखूंगा कि तुमने किस तरह से मुझे एक फैमिली की तरह पाला। और लास्ट में बकासुर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद परमेश ऑफिस आता है और वो वर्षा को प्रपोज कर देता है। इसके बाद परमेश नौकरी से इस्तीफा भी दे देता है और वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लेता है। और अब इस रेस्टोरेंट के पैसे बकासुर की हेल्प से मिले थे तो वो इस रेस्टोरेंट का नाम बकासुरी रेस्टोरेंट रख देता है। और अब इन लोगों को ये लगता है कि इनकी जिंदगी सेट हो चुकी है।
लेकिन अब हम देख पाते हैं कि इन्होंने जिस कब्र पर बैठकर दूसरे नींबू के साथ रिचुअल किया था, वो रिचुअल भी अब काम कर गया था और अब वो आत्मा भी जाग गई है और ये आत्मा एक चोर की थी और उस चोर का नाम थांगा होता है। आजाद होते ही थांगा चोर अपना काम शुरू कर देता है। अब यहाँ परमेश और उसके दोस्त बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज में चल रहा था कि शहर में बड़ी बड़ी चोरियां हो रही है। कहीं किसी की चोरी हो रही है तो कहीं किसी पुलिस वाले की चीजें ही चोरी हो रही है। यहाँ तक कि कुछ कुत्ते भी गायब हैं। अब परमेश चाय लेकर बाहर आता है तो वो देखता है कि जितना भी न्यूज में गायब हुआ सामान है वो उनके घर के बाहर ही खड़ा है। यानी कि अब चोर वाला भूत इन्हीं के साथ रहेगा और चोरी कर करके सामान यहीं लाकर पटकेगा। इसी के साथ ये कॉमेडी वाली मूवी यही खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।